हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड यानी यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो देखिए, कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है मीलम हिमनद। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, मीलम हिमनद किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में त्रिशूली पर्वत के दक्षिण में 16 किलोमीटर लंबा हिमनद है मीलम हिमनद। इसकी लंबाई कितनी है? 16 किलोमीटर, जो कि गौरी गंगा का उद्गम स्रोत है। यानी कि इस हिमनद से गौरी गंगा नदी का उद्गम होता है। और मीलम ग्लेशियर जाने का पैदल मार्ग मुंशारी से प्रारंभ होता है और यहाँ से बागुडियार, मारतोली तथा मीलम गांव होकर 64 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मीलम ग्लेशियर पहुंचा जा सकता है। और आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? देखिए, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री हिमनद। और गढ़वाल का सबसे बड़ा हिमनद भी गंगोत्री हिमनद है, ये आपको याद रखना है। और गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में चौखंबा पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढाल से प्रारंभ होता है और यह ग्लेशियर अनेक हिमानियों का समूह है। और राज्य में सबसे बड़े ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर। याद रखेंगे, 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 2 किलोमीटर। और इस हिमानी की अंतिम सीमा स्नाउट से 4 किलोमीटर नीचे दक्षिण की ओर गोमुख पर है और यही भागीरथी गंगा का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की माधवी शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, उत्तराखंड की माधवी शर्मा का संबंध है पर्वतारोहण से। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड से किसने किया था? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड से किया था गोविंद वल्लभ पंत ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 ईस्वी में हुआ था और इस आंदोलन में उत्तराखंड से 3 लोगों ने भाग लिया था। किस किसने, कौन ये 3 लोग थे? एक तो थे आपके ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल थे पहले। दूसरे थे आपके भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी थे दूसरे। और तीसरे थे खड़ग बहादुर, खड़ग बहादुर। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तराखंड से 3 लोगों ने भाग लिया था, ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त ज्योतिषी और खड़ग बहादुर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व उत्तराखंड से या उत्तराखंड में किसने किया पूछा जाए तो आपको गोविंद वल्लभ पंत याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आहुति नामक कृति किस लेखक की है? तो देखिए, आहुति नामक कृति है इलाचंद जोशी की। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, साहित्यकार इलाचंद जोशी का जन्म वर्ष 1902 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? अल्मोड़ा में। वर्ष 1902 ईस्वी में इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। और इलाचंद जोशी को मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है और इन्होंने बचपन में सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी। कहाँ से निकाली थी? अल्मोड़ा से। अगला क्वेश्चन है आपका, द होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, द होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं के कुमार नित्यानंद। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है द होली हिमालय। वहीं आपसे होली हिमालय पुस्तक के लेखक पूछे जाएं, केवल होली हिमालय
पुस्तक के लेखक कौन है बताएं? तो ई शरमैन ओकले आपको याद रखना है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। द होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं के कुमार नित्यानंद, जबकि होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं ई शरमैन ओकले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झालीमाली देवस्थल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए झालीमाली देवस्थल है आपके चंपावत जनपद में, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, कत्यूरी शासनकाल में दिविर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए कत्यूरी शासनकाल में दिविर शब्द का प्रयोग किया जाता है लेखकों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए गढ़वाल रेजिमेंट को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया किस वर्ष? वर्ष 2007 में, 2007 में किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीदेव सुमन ने बच्चों के लिए किस पत्रिका का संपादन किया था? तो देखिए श्रीदेव सुमन ने बच्चों के लिए एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था हिंदी पत्रबोध, हिंदी पत्रबोध, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए श्रीदेव सुमन के जन्म की बात करें तो 25 मई 1916 को इनका जन्म टिहरी के जौल नामक गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था? हरिराम बड़ौनी। और देखिए वर्ष 1930 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था और देखिए जिसमें इन्हें 15 दिन का कारावास भी हुआ था और इन्होंने पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में वर्ष 1938 ईस्वी में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी। और श्रीदेव सुमन के प्रयासों से ही 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? वर्ष 1939, याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंच केदारों में किसकी पूजा शीतकाल में गोपेश्वर में होती है? तो देखिए पंच केदारों में शीतकाल में गोपेश्वर में पूजा होती है किसकी? रुद्रनाथ की, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए रुद्रनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है आपका रुद्रनाथ मंदिर और इस मंदिर में भगवान शिव के मुख की पूजा होती है और शीतकाल में यहाँ पूजा गोपेश्वर मंदिर में होती है। और रुद्रनाथ चतुर्थ केदार है, ये ध्यान रखेंगे, पंच केदारों में ये चतुर्थ केदार है और पितृ तीर्थ के रूप में यह केदार प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे। पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध केदार कौन सा है? रुद्रनाथ, जो कि चतुर्थ केदार है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस चंद शासक ने अजयपाल को पराजित किया था? तो देखिए अजयपाल को पराजित किया था चंद शासक कीर्तिचंद ने, ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए अजयपाल गढ़वाल के परमार वंश का 37वां शासक था और अजयपाल चाँदपुर गढ़ के गणपति आनंदपाल का पुत्र था और इसके कार्यकाल की बात करें तो 1490 से लेकर 1519 तक इसका कार्यकाल था। 14 से 90 से लेकर 1519 तक अजयपाल का कार्यकाल रहा और अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ 1512 ईस्वी में बनवाई और इसने 1517 ईस्वी को राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? श्रीनगर में। और देवलगढ़ में अजयपाल ने अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी का मंदिर बनवाया था और देवलगढ़ में सत्यनाथ भैरव गुफा का जीर्णोद्धार भी किसने करवाया था? अजयपाल ने ही करवाया था और अजयपाल ने श्रीनगर में कालिका मठ का निर्माण करवाया था। और आपसे पूछा जाए कि सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति किस परमार शासक ने की थी? तो सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति भी किसने की थी? अजयपाल ने ही की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के भीष्म पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए उत्तराखंड के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल को, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और देखिए मौलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में मुकुंदी लाल की
भूमिका रही थी। और गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक का प्रकाशन भी मुकुंदीलाल के समय हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। और वर्ष 1922 ईस्वी में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। ये ध्यान रखेंगे, जो लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका निकलती थी उसका संपादन किसने किया था? मुकुंदीलाल ने किया था, जो मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर था। ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजनी के यंग इटली के तर्ज पर कौन सा पत्र था? ये था तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका, जिसका प्रकाशन लैंसडाउन से हुआ वर्ष 1922 ईस्वी में। और देखिए, वर्ष 1938 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने मुकुंदीलाल को टिहरी हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया था। और वीरचंद सिंह गढ़वाली की ओर से मुकुंदी लाल ने केस लड़ा था। और वर्ष 1923 की अगर हम बात करें, वर्ष 1923 व वर्ष 1926 ईस्वी में इन्होंने स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता था। और कोट द्वार में स्थित मुकुंदीलाल के घर को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है, जो कि पक्षियों व फूलों का संग्रहालय है। तो देखिए, आपसे पूछा जाए कि मुकुंदीलाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा? कोट द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो देखिए, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध जो रचना है, ये है भजन सिंह की। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भजन सिंह के जन्म की बात करें तो 26 अक्टूबर 1905 ईस्वी को पौड़ी के कोटसाड़ सितोनस्यू गांव में इनका जन्म हुआ था। और भारत की आज़ादी के लिए संघर्षरत भारत नौजवान सभा की सदस्यता ग्रहण कर एक गुप्त योजना के अंतर्गत ये फौज में भर्ती हो गए तथा वर्ष 1926 ईस्वी से लेकर वर्ष 1945 ईस्वी तक सैनिकों के बीच रहकर राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार ये करते रहे। और ये पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। और इन्होंने हिंदी व गढ़वाली में लगभग 20 पुस्तकों की रचना की, जिसमें हिंदी में अमृत वर्षा, माँ, इसके अलावा प्रेम बंधन, कन्या विक्रय, मेरी वीणा, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय तथा गढ़वाली में सिंहनाद सिंह सत गई, इसके अलावा गढ़वाली लोकोक्तियाँ वीरवधु देव की प्रमुख हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि आयोग द्वारा पूछी जाती हैं, इनको आपने नोट कर लेना है। और इनका अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक में भी इनका नाम क्या किया गया है? अंकित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक में भी अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया? तो देखिए, जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया किस वर्ष? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1991 में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, जोशीमठ से सड़क मार्ग से 15 किलोमीटर दूरी पर, रोप वे से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है औली। ये ध्यान रखेंगे, जोशीमठ से सड़क मार्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर, जबकि रोप वे से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित औली जो है, ये गर्मियों में हरी भरी मखमली घास एवं शीतकाल में हिमक्रीड़ा तथा पर्यटन स्थल के रूप में विश्व पर्यटन मानचित्र पर अंकित है। और औली में जनवरी से मार्च तक विविध साहसिक खेल आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो देखिए, जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यक्षों की। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो अल्मोड़ा का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यक्षों के निवास करने की पुष्टि करता है। ये आपको याद रखना है। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन है और प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में यक्षों के निवास करने की पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुबेदता जोन में आता है? तो देखिए, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र है जो कि भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुबेदता जोन में आता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये क्षेत्र है आपका
बाह्य हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय क्षेत्र या हिमालय का पाद भी कहा जाता है और ये हिमालय की एक नवीनतम श्रेणी है और नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म पाया जाता है। और बाह्य हिमालय क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है और इस क्षेत्र में भूस्खलन व कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती है। और राज्य में सर्वाधिक वर्षा भी बाह्य हिमालय क्षेत्र में होती है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और खनिज की दृष्टि से राज्य का बाह्य हिमालय या शिवालिक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इन क्षेत्रों में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां स्थित है। तो देखिए राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां किस जनपद में स्थित है? करेक्ट आंसर है आपका चमोली जनपद में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए राज्य की अधिकांश पर्वत चोटियां चमोली जिले में स्थित हैं। राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी की हाइट पूछी गई थी आपसे आयोग के द्वारा। तो राज्य की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। और आयोग ने 8,716 मीटर करेक्ट माना था। और ये पर्वत आपके चमोली में स्थित है। और राज्य की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट है, ये आपको याद रखना है। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए कामेट है, जिसकी ऊंचाई है कितनी? 7,756 मीटर और ये भी चमोली जिले में स्थित है। और इसके अलावा देखिए माणा चोटी आपके चमोली में स्थित है। माणा की हाइट है 7,272 मीटर। और इसके अलावा बद्रीनाथ चोटी है 7,140 मीटर इसकी हाइट है। चौखंबा चोटी भी आपके चमोली में ही स्थित है। और त्रिशूल पर्वत भी आपके चमोली जिले में स्थित है। और त्रिशूल पर्वत की हाइट कितनी है? 7,120 मीटर। तो सभी चमोली जिले में स्थित है। जितने भी पर्वत मैंने अभी आपको बताए इनको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी बतानी है तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? काली नदी। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए काली नदी पिथौरागढ़ की सुदूर उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास स्थित जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपो लेक के पास स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। और स्थानीय भाषा में से काला पानी गाड़ियाँ काली गंगा कहा जाता है। और यह नदी काकागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। और पिथौरागढ़ के बाद यह चंपावत में प्रवेश करती है और टनकपुर के निकट स्थित पूर्णागिरि तीर्थ के पास बरमदेव मंडी के बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये शारदा के नाम से फिर नेपाल में प्रवेश करती है। और स्कंद पुराण में से श्यामा नदी कहा गया है और इसके जल को पवित्र नहीं माना जाता है काली नदी के। इसके अलावा देखिए कुठ्यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लधिया आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, ये बताना है यहाँ पे, तो काली नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है। देखिए हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा किससे बनाया जाता है? रिंगाल से। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए रिंगाल चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जनपदों का प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग है। और रिंगाल से डाले, कंडी, चटाई, सूप का टोकरी, इसके अलावा मोस्टा आदि तैयार किए जाते हैं, जिसका उपयोग घरेलू एवं कृषि कार्यों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना कब से चलाई जा रही है? तो देखिए सबला योजना किसके विकास के लिए? किशोरियों के विकास के लिए चलाई जा रही है। और इसे कब शुरू किया गया था? वर्ष 2010 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सबला योजना 19 नवंबर 2010 में शुरू की गई। और इस योजना के तहत 11 से लेकर
18 वर्ष की किशोरियाँ जो कि स्कूल नहीं जाती उनका विकास सुनिश्चित करना है। तो ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।